वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिस्ट्री का लेसन नंबर 7 इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड ये लेसन पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, डू यू नो इन द 6th century BC अ किंग नेम सिरस हैज established अ वास्ट एम्पायर इन ईरान। हम जो ये लेसन पढ़ेंगे इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, इसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारे ग्रीक एम्परर को, अलेक्जेंडर के बारे में, उनके इन्वेंशंस के बारे में। और इसके पहले आपने पढ़ा था सारे मगध एम्पायर, यानी इसके पहले का जो लेसन था उस लेसन में हमने पढ़ा था जनपदास को और महाजनपदास के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी जनपद, महाजनपद जो है उसमें किस प्रकार सबसे फर्स्ट वन जो है, जैसे हम कहते हैं मौर्य एम्पायर, ये सबसे बड़ा एम्पायर था। इट इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट एम्पायर इन द इंडिया। एंड इन द 6th century BC अ किंग नेम सिरस, देखो आपको सिरस का पिक्चर जो है आपकी वीडियो में फर्स्ट वाला जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो सिरस है एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर इन ईरान। वो ईरान का एम्पायर था, एम्परर था। उसने ईरान में बहुत ही वास्ट एम्पायर अपना जो है वो स्टैब्लिश किया था। एंड दिस एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू रोम एंड टू इजिप्ट इन अफ्रीका। Then around 518 BCE, an Iranian emperor named Dariush had conquered the region to the northwest of India up to Punjab. उसके बाद ईरान में ही अगला जो किंग था, नेम वॉज दैट किंग वॉज किंग दारियुश। किंग दारियुश ने क्या किया था 518 BC के आसपास, उसने नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया का पंजाब तक का पूरा जो रीजन है वो कंक्यूर किया। दारियुश हैड recruited some soldier from this area into his army. We learn about this from the writing of Greek historians. Political relation between India and Iran were established during the reign of Emperor Darius. और दारियुश के टाइम पे ही इंडिया और ग्रीक, ईरान के बीच में जो पॉलिटिकल रिलेशंस है वो स्टैब्लिश हुए। दिस लीड टू द ग्रेट एक्सचेंज इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड आर्ट. Emperor Darius had introduced a uniform currency called Darik in all part of his empire, and this made trading easier. The capital city of Persepolis was built during his reign. Persepolis is in ईरान। ओके, तो दारिक नाम का जो है सिक्का उसने शुरू किया था, और उसके टाइम पे ही जो पॉलिटिकल रिलेशन के साथ साथ में क्या शुरू हो गया था, एक तरह से ट्रेड रिलेशन भी स्टार्ट हो गया था। और इस ट्रेड रिलेशन में देखो यहाँ पे सिक्का दिखाया वीडियो में, ग्रीक कॉइन, नेम ऑफ दैट काइन दारिक। तो ये ट्रेड में वो लोग दारिक जो सिक्का है वो यूज़ करते थे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अलेक्जेंडर, द ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर इन्वेंशन। So Alexander the Greek emperor invented India's northwest frontier in the 320 BC. जो नेक्स्ट आया था उसका नाम था अलेक्जेंडर, एंड ही क्रॉसिंग द इंदस, सिंध रिवर को क्रॉस करके ही रीच तक्षशिला. ऑन द वे ही मेट विथ फोर्सफुल अपोजिशन फ्रॉम द लोकल इंडियन किंग. लोकल इंडियन किंग्स ने उसका बहुत ही फोर्सफुली उसका विरोध किया, लेकिन ही डिफीटेड देम ऑल एंड सक्सेसफुली रीच द पंजाब. हाउएवर in this invention his army had to suffer several hardships. पर इसमें उसकी आर्मी को बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी इतनी लंबी लड़ाई में. एंड द शोल्डर वेयर ईगर टू गो बैक होम, और उसके शोल्डर जो हैं वो घर जाना चाहते थे. सो दे रिबेल अगेंस्ट अलेक्जेंडर एंड ही वॉज फोर्स टू टर्न बैक. ही देयरफॉर अपॉइंटेड ग्रीक ऑफिसर टू एडमिनिस्टर द कंक्यूड टेरिटरीज एंड दे वेर कॉल्ड सत्रप. ओके, तो मैं आपको डिटेल में फिर से समझाती हूँ बच्चों एक बार ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर के बारे में. अलेक्जेंडर ने अपने बहुत सारे कॉइन्स भी बनाए थे, और जो है ही स्टार्टेड हिज रिटर्न जर्नी. जब भी उसके ऑफिसर्स ने उसके विरोध में जो है वो बोला कि अब हम आगे जो है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम अपने देश वापस लौटेंगे. सो उसने क्या किया, जितने भी उसने अपने सारे जीते हुए राज्य थे, प्रदेश थे, उन सबको उसने क्या किया, ही कंक्यूड. उसने क्या किया, उसके लिए कुछ आर्मी, कुछ ऑफिसर्स बनाया जिसे सत्रप कहते हैं, और वो सत्रप के भरोसे उसको छोड़कर वो बैक हो गया. बट वो अपने यहाँ पर बैक जा नहीं पाया, बिकॉज बीच रास्ते में 323 BC बेबीलोन के पास में उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया. अलेक्जेंडर कैंपेन लेड टू एन इंक्रीज इन द ट्रेड रिलेशन.
और अलेक्जेंडर के टाइम पे ही इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में ट्रेड रिलेशन, व्यापार का जो रिलेशन है वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ था. द हिस्टोरियन हु अकम्पनीड अलेक्जेंडर इंट्रोड्यूस इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड थ्रू देयर राइटिंग्स. Greek sculpture influenced Indian art, giving rise to the Gandhar school of art. सिर्फ ट्रेड रिलेशन ही नहीं बल्कि जो ग्रीक स्कल्पचर्स थे उसका भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट पे पड़ा और एक नए तरह का आर्ट जो है वो आया, दैट इज़ कॉल्ड द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट. द ग्रीक किंग मिंटेंटेड कैरेक्टरिस्टिक कॉइन. जो ग्रीक किंग्स थे उन लोगों ने जो कॉइन होते हैं ना बच्चों, वो कैरेक्टरिस्टिक कॉइन बनाए थे. कैरेक्टरिस्टिक कॉइन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको कॉइन दिखाई पड़ रहा है, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक कॉइन. इसके वन साइड में द कॉइन हैड अ पिक्चर ऑफ द किंग हु हैड मिंटेड द कॉइन एंड ऑन द अदर साइड अ पिक्चर ऑफ अ ग्रीक गॉड. द नेम ऑफ द किंग वॉज ऑल्सो रिटन ऑन द कॉइन. सो अलेक्जेंडर कॉइन वेयर ऑफ द सेम टाइप एंड लेटर इंडियन किंग्स ऑल्सो स्टार्टेड मिंटिंग सिमिलर कॉइन. ये देखो नीचे आपको गोल्ड कलर का जो दिख रहा है वो अलेक्जेंडर का कॉइन है. तो इतना पार्ट आपको बच्चों समझ में आ गया रहेगा. एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ. बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी इंडिया में आए और हम आज पढ़ रहे हैं सबसे लार्जेस्ट एम्पायर, दैट इज़ मौर्य एम्पायर. डू यू नो से हमने शुरू किया था. अब देखो पिक्चर आप ध्यान से देखोगे, वीडियो आपको समझ में आएगा कि 6th सेंचुरी BC में अ किंग नेम सीरस हैज स्टैब्लिश्ड द वास्ट एम्पायर इन द ईरान. ये देखो ईरान दिखाई पड़ा, ये ईरान का पूरा एरिया उसने स्टैब्लिश किया था. और इस एम्पायर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में से रोम तक, अफ्रीका तक ये बढ़ गया. अराउंड 518 BC ऑन द इरानियन एम्पायर नेम दारियुश आया, कभी 518 में. और दारियुश ने क्या किया था, उसने पंजाब तक पूरा जो है वो अपने साम्राज्य को बढ़ाया. उसने दारिक नाम का एक कॉइन जो है वो शुरू किया था और इस कॉइन की हेल्प से जो ट्रेड रिलेशंस हो रहे थे ईरान के साथ में वो और इंडिया के साथ में, उसमें काफ़ी हेल्प मिली. उसने पेरिपोलिस नाम का कैपिटल बनाया था और वॉज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन. पेरिपोलिस इज इन ईरान. उसके बाद हम देखेंगे अलेक्जेंडर के बारे में. तो अलेक्जेंडर वॉज अ ग्रीक एम्परर और अलेक्जेंडर जो है वो नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज से इंडिया आया था 326 BC में. उसने इंडस रिवर को क्रॉस किया और उसके बाद में वो कहाँ पहुँचा, तक्षशिला. आपको पता ही है तक्षशिला, इसके पहले हमने देखा है तक्षशिला कहाँ पर है. तो तक्षशिला पहुँचा और तक्षशिला पहुँचने के बाद में 326 BC, ये देखो इंडस रिवर क्रॉस करता हुआ वो तक्षशिला के पास में आया. मैं आपको दिखाती हूँ मैप में, दैट इज़ तक्षशिला. और तक्षशिला के बाद में ऑन द वे ही मेड फोर्सफुल अपोजिशन. उसको बहुत सारे लोकल इंडियन किंग्स ने उसका अपोजिशन किया, लेकिन उसने सबको डिफीट किया और वो कहाँ पहुँच गया, पंजाब. और उसके इन दिस इन्वेंशन हिज आर्मी हैड टू सर्व हार्डशिप. और इतनी ज़्यादा जो है इसमें क्या हुआ, उसकी जो आर्मी थी उसको बहुत सफ़र करना पड़ा. उसकी आर्मी ने बोला कि हम वापस जाना चाहते हैं, लेकिन क्या हो गया, उसने रिफ्यूज़ किया. उसकी आर्मी ने फिर उसके खिलाफ ही क्या कर दिया, दे रिबेल अगेंस्ट अलेक्जेंडर और फोर्सफुली उसको वापस लौटना पड़ा. लेकिन उसने क्या किया, उसके जो भी जीते हुए स्थान थे उसके लिए उसने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स रखे टू द कन्क्योर टेरिटरीज एंड उसी को हम सत्रप कहते हैं. फिर उसने ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू गो बैक होम, बट वो अपने घर होम टाउन पहुँच नहीं पाया और रास्ते में ही 323 BCE एट बेबीलोन जो है वहाँ पे उसकी वो ही वॉज डेड. और टुडे बेबीलोन इज़ इन इराक. ओके, तो ये अलेक्जेंडर की जर्नी देखी हमने. अब अलेक्जेंडर के बाद में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, ही वाज सुप्रीम पावर इन इंडिया. चंद्रगुप्त मौर्य जो है इम्पैक्ट ऑफ, अब पे हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इम्पैक्ट क्या हुआ था अलेक्जेंडर का इंडिया में आने का. तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था वो था ट्रेड सिस्टम, यानी जो इंक्रीज इन द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड. द हिस्टोरियन हु accompanied अलेक्जेंडर इंट्रोड्यूस इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड थ्रू देयर राइटिंग. पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में इंडिया का ट्रेड रिलेशन शुरू हुआ. ग्रीक स्कल्पचर, ये देखो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पूरा और इंडिया के साथ में ट्रेड रिलेशन शुरू हुआ. सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि स्कल्पचर, यानी ये देखो आपको दिखाई पड़ रहा है पिक्चर में, जो स्कल्पचर्स है, जो आर्ट है, उसका भी ग्रीक स्कल्पचर का इन्फ्लुएंस पड़ा इंडियन आर्ट में और उसकी वजह से एक नए तरह का आर्ट जो है वो
राइज हुआ, दैट इज़ द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। ग्रीक किंग जो हैं वो क्या करते थे, दे ऑल्सो उनके जो कॉइन सिस्टम है वो भी इंट्रोड्यूस हुए, और उनके देखो कॉइन जो हैं वो मिंटेड, उसमें कैरेक्टरिस्टिक कॉइन होते थे। एक साइड राजा कॉइन जिसने मिंट किया उसका पिक्चर, अदर साइड ग्रीक गॉड का पिक्चर। सो नेम ऑफ द किंग वॉज ऑल्सो रिटन ऑन द कॉइन। और अलेक्जेंडर कॉइन वेयर द सेम टाइप, उसने भी अपना कॉइन बनाया था। एंड लेटर इंडियन किंग ऑल्सो स्टार्टेड मिंटिंग सिमिलर कॉइन, उसको देख के फिर इंडियन किंग्स ने भी इसी टाइप के कॉइन जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया रहेगा कि कौन कौन इंडिया आया था और किस प्रकार से ये सारा इन्वेंशन हुआ। बच्चों अब हम देखेंगे मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर इज़ द लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इट वाज द फर्स्ट वास्ट एम्पायर ऑफ द इंडिया। तो ये जो मौर्य एम्पायर है इसका फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर एंड पीपल वेयर टायर्ड ऑफ टिरिमिकल रूल ऑफ द नंदा किंग। उस समय जो है मौर्य एम्पायर में नंदा किंग होते थे, बट नंदा किंग जो है उनका जो राज्य था या उनका जो रूलिंग सिस्टम था वो उससे जो पीपल से दे आर नॉट सेटिस्फाई, वो थोड़ा से क्रूअल थे। सो उनको डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो उन्होंने रूल किया था। एंड मगध धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य ब्रॉट इन एन इंड and established his own rule in Magad around 325 BCE. Or he won Avanti and Saurashtra and began to extend the boundaries of his empire. और फिर उसने अपनी जो मौर्य एम्पायर है उसको बढ़ाना शुरू किया। सौराष्ट्र अवंती को उसने जीता। आफ्टर अलेक्जेंडर की जब भी डेथ हो गई थी, आपने इसके पहले देखा, सो जो उसके सत्रप्स थे, उनके सत्रप्स के बीच में क्या हो गया, पावर को लेके जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। और उनके सत्रप्स में ही हैड अपॉइंटेड सेल्यूकस निकेटर, जो है वो अलेक्जेंडर का जनरल था। एंड ही बिकेम द किंग ऑफ बेबीलोन, उसने अपने आप को बेबीलोन बना दिया, बेबीलोन का किंग घोषित कर दिया। आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ ही इन्वेंटेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन ऑफ इंडिया एंड द पंजाब। चंद्रगुप्त मौर्य सक्सेसफुली resist his aggression. He defeated the Seleucus Nikisar and led to the inclusion of the northwest region of the Kabul, Kandahar and Herat in the Maurya Empire. सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया और उसके बाद में काबुल, कंधार और हिरात को मौर्य एम्पायर के अंदर इंक्लूड किया। देखो यहाँ पे चाणक्य का पिक्चर है। चाणक्य जो है कौटिल्य, और उन्होंने बहुत सारा जो है वो राइटिंग किया था, बुक्स लिखी हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो राजा की गद्दी पे बैठाने वाले भी यही थे। तो सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था मेगास्थनीज। ही स्टेड बैक एट चंद्रगुप्त मौर्यास कोर्ट, और उसने अपनी एक बुक लिखी थी, इसका नाम था इंडिका। इंडिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। तो देयर इज़ एन इंस्क्रिप्शन stating that Emperor Chandragupta Maurya had built a dam called Sudarshan near जूनागढ़ इन गुजरात स्टेट। ओके, तो ये जो है मेगास्थनीज की बुक में ये मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डैम बनाया था, सुदर्शन नाम था उसका, जो जूनागढ़ गुजरात में है। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, इट इज़ बिलीव दैट चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने ही एक्सेप्टेड द जैन रिलीजन एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही abdicated the throne and spent his remaining year at Shravanbelgola in Karnataka. That was where he breathed his last. यानी जैन धर्म जो है उसको ऑक्यूपाई किया था। एंड आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है आफ्टर चंद्रगुप्त रिनाउंस द थ्रोन, ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन बिंदुसार। आफ्टर बिंदुसार की डेथ के बाद में उसका जो सन था वो आए अशोका। ओके, द ग्रेट अशोका। सो अशोका सक्सीड टू द थ्रोन इन 273 BCE एंड अशोका हैड बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन बिफोर ही केम टू द थ्रोन। राजा बनने से पहले वो केवल एक गवर्नर थे उज्जैन के और तक्षशिला के। एज अ गवर्नर ही हैड सक्सेसफुली क्रश्ड द रिवोल्ट एट तक्षशिला एंड आफ्टर बिकमिंग द एम्परर ऑफ मगध ही लॉन्च्ड एन कंपेरिजन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कलिंग. Kaling occupied the region of today's Odisha state. Emperor Ashoka conquered Kaling
And Ashoka empire extended from Afghanistan in the northwest and Nepal in the north and Karnataka and Andhra Pradesh in the south and from the Bangalore in the east of the Saurashtra in the west. अब बच्चों Kaling War it gives the have the very special importance in history because इस कलिंग वॉर में अशोका वॉज डीपली मूव्ड बाय द ब्लडशेड ऑफ द कलिंग वॉर में इतना सारा जो है वो खून ब्लडशेड देखकर उसका जो हार्ट है वो चेंज हो गया. स्टार्टिंग में अशोका ने बहुत सारा अपना जो मौर्य एम्पायर है उसको एक्सटेंड किया और ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल. बट कलिंग वॉर के जो ब्लडशेड था उसको देखने के बाद में ही डिसाइडेड नेवर टू वेज a war again, and he came to believe that truth, non-violence, compassion, and forgiveness were the important values. Ashoka wanted to spread this teaching among the common people, and therefore he had pillar, edict, and stone inscriptions engraved throughout his kingdom. में उसने सब जगह जो है लोगों को पीस और कंपैशन के लिए पिलर लगाए, स्टोन इंस्क्रिप्शंस लिखे. एंड दीज राइटिंग वेयर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. इन दीज इंस्क्रिप्शंस ही इज़ रेफर टू द देवनाम पियदशी. ओके, इसमें उसने अपने आप को क्या कहा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा तो आप पढ़ सकते हो. देव नाम पियदशी, यानी उसने अपने आप को ये रेफ़र किया, ये नाम दिया था. इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड एंड ही who looks on with affection. जो भगवान को बहुत प्यारा होता है उसके लिए अपने नाम के आगे उसने देव नाम पियदशी इसका उल्लेख किया. अपने सारे स्टोन इंस्क्रिप्शंस पे उसने पीस, शांति, फॉरगिवनेस का मैसेज दिया. He who looks on his affection. Another inscription stated that 8 years after the ascended the throne, he met the conquest of Kalinga and had a change of heart on seeing the devastation it caused. An inscription of Emperor Ashoka in Delhi, Topada, shows that he had put strict restriction on the hunting of bats, monkeys, rhinoceros and on setting fire to forest. So ये सारे जो उसके स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं जो आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब के ऊपर उसने मैसेज लिखे हैं, पीस के, नॉन वायलेंस के, कंपैशन के. और सब में ये बताया है कि कैसे कलिंग वॉर के बाद में उसका जो है वो हार्ट चेंज हुआ, ऐसा एक इंस्क्रिप्शन बताता है. एक इंस्क्रिप्शन में एम्परर अशोका जो है उसने दिल्ली थोपड़ा में जो लिखा है, इट शोज़ दैट ही हैड पुट, उसने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया था किसके ऊपर, हंटिंग करने पे, बैट्स, मंकीज एंड कोरस एंड ऑन सेटिंग फायर, फॉरेस्ट जलाने के लिए उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था. सो ये सारा क्या दिखाता है कि कितनी तरह से वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस था. ये देखो, बुद्धिस्ट मीटिंग काउंसिल एट पाटलिपुत्र, एम्परर अशोका वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजन, उसने बहुत काम किया था. अशोका हैड इम्बेस्ड बुद्धिज्म को उसने अपनाया था. एंड ही हैड कन्वेन्ड द थर्ड रिलीजियस काउंसिल इन बुद्धिस्ट एट पाटलिपुत्र. अशोका ने अपना जो बेटा है सन महेंद्र और अपनी डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए. ही ऑल्सो सेंड बुद्ध भिक्षुक्स टू वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया फॉर स्प्रेडिंग Buddhism. He also built many stupas and many vihars. ओके, तो उसने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए भी बहुत सारा काम किया था. ओके, द मौर्य एम्पायर वॉज स्टेब्लिश ऑन बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 325 BC. ये हमने देखा पहले, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं इसको. ओके, ये देखो मगध आपको दिखा रही मैं वीडियो में. मगध, बिंदुसार फर्दर एक्सपेंडेड द एम्पायर and they also had a large army and efficient spy system. then Chandragupta Maurya जो है उसके बारे में हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य built a vast empire which was the first great empire in the Indian history. and people were tired of the rules of Nanda king of Magad. so लोग जो है उससे परेशान हो चुके थे. चंद्रगुप्त मौर्य overthrew the last Nanda king and seized the throne of Magad. His success was largely due to the guidance training of advisor Chanakya. तो चाणक्य ने उसको एडवाइस किया था. एंड चंद्रगुप्त established his own rule in Magad around 325 BC. He won Avanti, Saurashtra and began to extended his boundaries of his empire. Okay, he successfully
resisted the aggression of the Seleucids, which led to the inclusion of northwest region of Kabul, Kandahar and Herat in Maurya Empire. उसने काबुल और कंधार और हेरात को भी अपने अंडर में किया. Seleucus gave his daughter to Chandragupta marriage and sent Megasthenes as ambassador to the Chandragupta court. चंद्रगुप्त के कोर्ट में एम्बेसडर था Seleucus Nicator. In return, there is an inscription stating that Emperor Chandragupta Maurya had built a dam called Sudarshan near Junagadh in Gujarat state. ओके और ये जो मैगस्थनीस है वो Seleucus Nicator का एम्बेसडर था. तो आपको ये अच्छे से बच्चों समझ में आ गया रहेगा. तो अभी हम लोग मौर्य एम्पायर में जो एम्पर अशोका है उन्होंने पब्लिक वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ की थी वो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में. एम्पर अशोका लेट स्ट्रेस on the creation of facilities for the welfare of the people. For example, he made provision for free medicine and medical treatment for people as well as for animal. सबके लिए free treatment शुरू किया था medical. He built many roads and planted trees for shade on both sides of the road. He dug wells and built dharmashalas. Okay. तो उसने रोड बनाए और उसने ट्रीज़ लगाए दोनों साइड. उसने इन्स बनाए, रेस्ट हाउसेस बनाए, डग वेल्स किए, हॉस्पिटल्स बनाए, वाटरवेज और कैनल्स बनाए. तो उसने पब्लिक वेलफेयर के लिए ये सारा काम किया था. वाटरवेज एंड कैनल्स भी बनाए थे उसने फॉर द पब्लिक वेलफेयर. तो ये सारी उसकी पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं. एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड. सो पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर एंड फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 रीजन. क्योंकि वो इतना बड़ा एम्पायर था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, इच विथ इट्स ओन कैपिटल. जैसे ईस्टर्न रीजन जो है तोशाली, ईस्टर्न रीजन में उज्जैनी है जो मध्य प्रदेश में है. नाउ इन साउथर्न रीजन में सुवर्ण नगरी है. ये देखो आपको मैप में दिखाती हूँ मैं. और ये उड़ीसा, उज्जैनी जो मध्य प्रदेश में है. साउथर्न रीजन में आपको दिखाई पड़ेगा स्वर्ण नगरी. एंड इन नॉर्थर्न रीजन जो है उसमें तक्षशिला, ओके, विच इज़ टुडे इन पाकिस्तान. सो ये 4 पार्ट में उसने अपने मौर्य एम्पायर को डिवाइड किया था. एंड देयर वॉज अ काउंसलर ऑफ मिनिस्टर विच एडवाइज द किंग इन मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देयर वेर मैनी ऑफिसर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल. देयर वॉज एन इफिशिएंट इंटेलिजेंस सर्विस विच केप्ट ऑन आई ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द मूवमेंट ऑफ एनिमीज. तो अशोका ने इस तरह से अपना जो है वो शुरू किया था अपना एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम देखेंगे लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड. सो ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैड ग्रेट इम्पॉर्टेंस एंड ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशंस हैड आल्सो प्रोस्पर्ड वेल. तो एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन था उस समय. इसके अलावा ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशन हैड आल्सो प्रोस्पर्ड वेल. देयर वेर मैनी ऑक्यूपेशंस लाइक कार्विंग and engraving on ivory, weaving, dyeing clothes and metal work. These are the different type of occupations. And black glaze pottery was also produced. Shipbuilding was carried out on a large scale. Okay, so these are the occupations in Maurya Empire. एक बार दोबारा बोलती हैं आप समझ के लो. So there were many occupation like carving, engraving ivory, weaving, dyeing clothes, metalwork, black glass pottery was also produced. Shipbuilding was carried out on a large scale in metalwork. The technology of making article of other metal as well as iron had developed. Okay, अब हम देखेंगे life of people during the Maurya period. So different festival and functions were celebrated in village and towns. Dance and music concern were a part of entertainment. So wrestling, bouts and chariot race were popular and so were board games and chess. Chess was called Ashtapad. Okay, chess को समय अष्टपद बोलते थे. हम देखेंगे art and literature. So during the period of Emperor Ashoka, the art of rock cut sculpture was promoted. Rock को cut करके उसका sculpture. The pillar erected by Ashoka was excellent specimen of Indian sculpture. And there were excellent carving on animal like the lion, elephant, bull on these pillars. अब देखो ये पिक्चर में भी आपको दिखाई पड़ेगा. सांची का स्तूप है. दिस इज पिलर इरेक्शन विहार्स हैं. सो पिलर इरेक्टेड बाय अशोका वॉज द एक्सलेंट स्पेसिमन ऑफ द इंडियन स्कल्पचर. एंड देयर आर
एक्सीलेंट कार्विंग ऑफ एनिमल। उसके ऊपर देखो आप भी जो है लायन कैपिटल आप देखोगे, आपका जो कॉइन्स होते हैं उसके ऊपर आपको 3 हेड वाला जो शेर दिखता है, तो वो जो लायन, एलिफेंट और बुल्स का जो एनिमल कार्विंग है, दिस वॉज एक्सीलेंट। द चक्र और व्हील ऑन द अशोका पिलर एट सारनाथ हैज़ अ प्लेस ऑफ ऑनर ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग पे वो जो चक्र आपको दिखाई पड़ता है, दिस चक्र और व्हील ऑन द अशोका पिलर एट सारनाथ एज अ प्लेस ऑफ ऑनर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग पे उसको वो ऑनर दिया हुआ है। आपको वो जो चक्र दिखता है वो चक्र सारनाथ जो है वहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा अशोका पिलर में। सो द पिलर हैज़ लायंस ऑन ऑल 4 साइड बट ओनली 3 आर विजिबल फ्रॉम द फ्रंट। आप देखोगे तो ये जो लायन का पिलर है, यानी जो ये पिलर पे दिखाई पड़ता है आपको, सो पिलर में जो लायन दिखता है उसके आपको केवल 3 साइड से दिखाई पड़ते हैं, बट एक्चुअली दीज आर 4 लायंस आर देयर। सो दिस इज़ द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब यहाँ देखो केव्स दिखाई पड़ेगा आपको, नीचे सारे वीडियो में आपको दिखाई पड़ रहा है। ये सारा जो है आर्ट एंड आर्किटेक्ट जो है वो मौर्य एम्पायर अशोका के टाइम का है। एंड दीज केव्स इन बिहार, द केव स्कल्पचर ऑफ Barabar hills carved during the period of Ashoka are well known, and these caves are in Bihar. They are the oldest cave sculpture in India. Okay, so बच्चों, after the death of Emperor Ashoka, the Maurya Empire began to decline, and after the Mauryas, many new states and new एम्पायर ऑल्सो इमर्ज इन इंडिया। जब भी अशोका की डेथ हो गई तो उसके बाद में जो मौर्य एम्पायर उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। एंड द मौर्य एम्पायर वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर, आपको याद रखना है, इन एंशियंट इंडिया। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिटिकल और कल्चरल हैपनिंग जो थी पोस्ट मौर्य पीरियड की, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।